जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरबीएस स्टडी क्लासेस में। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और इसी बीच में इस समय जो होली का वो सीजन, होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो इसमें जिसमें कि आपकी छुट्टियां इसमें निकल जाएंगी। लेकिन आपको इस छुट्टी में क्या करना है कि आप छुट्टी का थोड़ा क्या करें, थोड़ा कम एंजॉय करें। इसलिए कि क्योंकि आपके बोर्ड के पेपर, जो यूपी बोर्ड के पेपर शुरू होने वाले हैं 24 मार्च से जो पेपर शुरू हो रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें। अगर आप कोरोना में बड़ा स्थिति ख़राब रही विद्यालयों की, स्कूलों की, जिससे कि पढ़ाई जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से पढ़ाई नहीं हो पाई है। तो हम लोग क्या करें कि ये 10 दिन में हम कैसे तैयारी करें, इसके लिए आज हम डिस्कस थोड़ा करेंगे। और हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें हिंदी में इम्पॉर्टेंट बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। आप क्या करें कि होलिका में जो 1-2 दिन का गैप लेके आप लगातार अच्छी थोड़ी पढ़ाई करें, जिससे कि आपके नंबर अच्छे आ सकें, 80+ के नंबर आप ला सकें। शुरुआत होती है जैसे हिंदी में 2 चैप्टर, जो इसका पूर्णांक होता है, हिंदी का पूर्णांक जो होता है 100 नंबर का आता है पेपर। हिंदी में इंटर का जो पेपर आता है वो 100 नंबर का आता है। और ये 100 नंबर क्या होता है, 2 भागों में बटे हुए होते हैं, खंड का और खंड खा। दोनों क्या होते हैं, 50-50 नंबर के होते हैं, खंड का और खंड खा। तो खंड जो का है, तो थोड़ा खंड खा में क्या होता है, इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन बनते हैं। लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास से। तो इसमें क्या होता है, एक जो खंड का होता है इसमें तो हिंदी साहित्य का इतिहास ये 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य के इतिहास, अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास आप पूरा विस्तृत करके पढ़ पाएँ। तो क्या करें, आप थोड़ा जो शॉर्ट नोट्स हैं जो आपने अभी तक पढ़ा है, तैयार किए हैं, उससे आप थोड़ा रिवीजन कर लें हिंदी साहित्य के इतिहास में। क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी बड़ा है और इसमें रचनाएं भी पूछी जाती हैं, उनके काल भी पूछे जाते हैं कि उनके काल का विभाजन भी पूछा जाता है। आज काल उनके जो काल जिस टाइप से बांटा गया, उनके कवियों को, लेखकों को पूछा जाता है, उनकी रचनाओं को पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करें, इनका रिवीजन थोड़ा कर लें। हम यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का टाइम है नहीं, लेकिन तब भी क्या करें, आप थोड़ा रिवीजन कर लें तो आप 5 में से कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर तक का कर जाएंगे। 3 या 4 नंबर का इसमें आप कर सकते हैं आराम से। दूसरा आता है कि हिंदी साहित्य में जो प्रमुख कवि और उनकी कृतियाँ पूछी जाती हैं। क्या होता है, हिंदी साहित्य में कवि और उनकी क्या पूछी जाती हैं, प्रमुख कृतियाँ पूछी जाती हैं। तो इसमें आपके जो सिलेबस में जो दिए गए हैं कवि, आपके सिलेबस में जो कवि दिए गए हैं, महत्वपूर्ण कवि, मतलब ज़्यादा कवि भी नहीं है आपके सिलेबस में। आपके कवि जो दिए गए हैं, प्रमुख कवि आपके जो दिए गए हैं, अभी चर्चा करते हैं इसके बारे में, आपको बताते हैं। जो कवि दिए गए हुए हैं, इसमें तो एक है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत इम्पॉर्टेंट कवि हैं। इन्हें पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, अभी तक जितने पेपर हुए हैं इनके पेपरों में पूछा गया है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कवि एक हमारे हैं जयशंकर प्रसाद एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, जयशंकर प्रसाद। इनका भी आप क्या करें, इन्हें आप तैयारी कर लें, इन्हें पढ़ लें। तो आप क्या करेंगे,
दो ही अगर आपने तैयार कर ली, दो ही आपने अगर कवियों को तैयार कर लिया, दो कवियों को आपने अगर तैयार कर लिया, तो उम्मीद है हम कह सकते हैं कि इन दोनों में से कोई एक आपको फंस जाता है, कोई आपको एक फंस जाएगा, आ जाएगा। तो इसमें जो दो हैं, एक जयशंकर प्रसाद हैं, एक जयशंकर प्रसाद और एक हमारे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद और एक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन कवियों को अगर आप पढ़ेंगे तो इन्हीं कवियों में से एक आपको फंस जाएगा, आपको जहाँ से पूछा जाएगा तो आप इसे कर ले जाएंगे। एक जो पूछा जाता है ये भी 5 नंबर का पूछा जाता है, ये 5 नंबर का पूछा जाता है और आप अगर इसे करेंगे तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं गए हुए हैं, 4 नंबर इसे आपको 100% मिल जाएंगे, 4 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। फिर एक पूछा जाता है हमारा गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या करना, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न जैसे पूछे जाते हैं तो वो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं और ये 10 नंबर के होते हैं। एक इसमें आता है गद्यांशों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कितने 10 नंबर के होते हैं, ये 10 नंबर के होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर जैसे पूछा जाता है कि जो आपके सिलेबस में है, इतना तो आप कर ही लें कि जो आपके सिलेबस में चैप्टर दिए हुए हैं तो उनने किसके द्वारा लिखा गया है इनकी आप जानकारी इसमें कर लें, क्योंकि लेखक के बारे में तो पूछता है, दे दिया जाता है। जैसे उन्होंने दे दिया कि जैसे राष्ट्र का स्वरूप, आपका जो एक चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप, और उसके अंतर्गत जो पैरा दे दिया जाता है, गद्यांश दे दिया जाता है। फिर उसमें पूछा जाता है कि गद्यांश के शीर्ष के लेखक का नाम बताओ, गद्यांश शीर्ष के लेखक का नाम बताओ। तो लेखक जो भी हैं आपके 4-6 जो पार्ट हैं, 4-6 लेखन शुरू से अगर आपने वही पढ़ लिए तो वहीं से एक गद्यांश आपको आ जाएगा और ये 10 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं, ये 10 नंबर कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। आप आराम से 10 नंबर नहीं तो 8 नंबर का इसमें कर ही सकते हैं, 10 नंबर नहीं 8 नंबर का बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल धैर्य से करेंगे तो इसे आप कर सकते हैं इसमें 10 नंबर का। ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते, 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं गद्यांश में और सारे उसी पैरा के संबंधित होते हैं, उसी पैरा में सारे क्वेश्चन होते हैं, उस पैरा से उसी पैरा के अंतर्गत सारे भी क्वेश्चन होते हैं। 5-6 जो 10 नंबर के क्वेश्चन दिए जाते हैं आराम से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें एक चीज़ पूछी जाती है इसकी, जैसे व्याख्या करने के लिए पूछी जाती है, तो व्याख्या और प्रसंग या संदर्भ पूछा जाता है। तो आप एक ही पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है, पर्टिकुलर भाषा होती है, जैसे प्रसंग पूछे, जैसे इन पंक्तियों को जैसे लिखा जाता है कि इन पंक्तियों में लेखक ने राष्ट्रीयता के विकास हेतु राष्ट्र के प्रथम महत्वपूर्ण तत्व भूमि के रूप में, यानी जो उस पैरा में बताया गया है, उस पैरा में जिसका वर्णन किया गया है, जिस टॉपिक का उस पैरा के अंतर्गत बताया पूरा वर्णन किया गया उसका प्रसंग क्या होता है, प्रसंग लिखा जाता है। और व्याख्या की जाती है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ निकल के आते हैं, तो उन अर्थों को हम क्या करते हैं, उन अर्थों को हिंदी भाषा में कन्वर्ट कर देते हैं, हिंदी भाषा में बदल देते हैं और उसकी व्याख्या कर देते हैं। तो ये हमारा आता है 10 नंबर का आता है। ऐसे ही गद्यांश और पद्यांश आते हैं, दोनों आते हैं, गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये भी कितने नंबर का होता है, 10 नंबर का होता है और दोनों सेम 20 नंबर में। आप हमें तो उम्मीद है कि आप लोग अगर ठीक से पढ़ेंगे, अगर शुरू के 4-5 लेसनों के लेखक और उन्हें एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको जो 20 नंबर में से 17-18 नंबर कहीं नहीं गए हैं आपके, ये फ्री के नंबर हैं हिंदी के। मैं तो समझता हूँ कि आप क्या कर रहे हैं, इसे आप अगर ले सकते हैं तो आप बहुत आराम से धैर्य से पढ़ें, दिमाग में डालकर बातों को पढ़ें, तो आप यहाँ क्या करेंगे 10 नंबर इसे ले सकते हैं। ठीक है,
तो और आता है कि लेखक के बाद एक कवि भी आते हैं। जैसे कवि, हिंदी के जो कवि आते हैं और लेखक दोनों आते हैं, साहित्य के लेखक कम से कम 80 वर्ड का लिखना होता है और ये 5-5 नंबर के होते हैं। ठीक है, ये 5-5 नंबर के होते हैं। और इनके लिए अब क्या करें, इनके लिए अब क्या करें मैं बता रहा हूँ आपको। देखो, हिंदी के कवि और लेखक, यहीं से और हम लिख देते हैं हिंदी के कवि और लेखक। तो ये तो हमारे हो गए कवि, ये हमारे कवि हैं और ये हमारे लेखक हैं। ठीक है, लेखक हैं। इसमें ही एक कवि को हम जोड़ देते हैं, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये हमारे कवि हैं। अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे और एक हम जोड़ देते हैं इसमें, एक लेखक इसमें जोड़ देते हैं, एक लेखक इसमें हम जोड़ देते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है, यानी ये मिला के 5 और 5 नंबर कितने हो गए, 10 नंबर। 5 और 5 10 नंबर हो गए, और 10 और 10 20 30 और 35 नंबर का ये आप 35 नंबर का ये आपका हो गया, ये 35 नंबर का आपका हो गया है। और इसके बाद आता है कि जो पाठ्यक्रम में कहानियाँ दी हुई हैं, आपके पाठ्यक्रम में एक कहानियाँ दी हुई हैं, जैसे पंचलाट है, बहादुर है। ठीक है, पंचलाट है, बहादुर है, ध्रुव यात्रा। तो आप अगर इन कहानियों को पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या पूछा जाता है, इस कहानियों का सारांश पूछा जाता है, कहानियों का सारांश पूछा जाता है, और कम से कम 80 नंबरों का, मतलब 80 वर्ड का होता है। ठीक है, ये आता है कि कहानियों का सारांश और उद्देश्य, ये इसमें आता है हमारा कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य। तो कहानी कहानी एक हमारी है पंचलाइट, और दूसरी एक हमारी है बहादुर। पंचलाइट में क्या था कि वो पेट्रोमैक्स जो होती है वो खरीदी जाती है मेला से, और वो क्या होता है कि गांव के लोग खरीद तो लाते हैं लेकिन उसे जलाना नहीं जानते हैं। तो जलाने वाला एक ही बंदा होता है जो उसे जलाना जानता है, लेकिन उससे क्या होती है, वो उसे निकाल दिया जाता है, उसके गलत आचरण, गलत व्यवहार के कारण उसे निकाल दिया जाता है, उसे सभा से निकाल दिया जाता है, उसे आने की जो क्या थी परमिशन नहीं होती है वहाँ पर। लेकिन दूसरी टोली में क्या होता है कि उनकी हंसी मजाक ना बने, इसलिए उन्हें फिर बुलाया जाता है, और उस पर जो इल्ज़ाम लगा था उसे वो जो मुक्त कर दिया जाता है, और क्या करता है वो पंचलाइट जला देता है, जिससे कि किसी की वो कुछ होता नहीं हो, जिससे कि हंसी मजाक उनका नहीं बनता है। दूसरी जो व्यवस्था है हंसी मजाक नहीं बना पाते हैं। फिर इसके बाद एक जो पंचलाइट जो आती है, पंचलाइट 5 नंबर की। हाँ, पंचलाइट जो होती है ये जो कहानी सारांश होता है ये 5 नंबर के आते हैं, ये 5 नंबर के आते हैं। फिर आता है हमारा खंड काव्य आता है। खंड काव्य हमारा आता है, आपका जो खंड काव्य यहाँ पढ़ रहा है वो पढ़ रहा है
खंड काव्य में क्या पूछा जाता है, खंड काव्य की मतलब खंड काव्य में जो आपके पात्र होते हैं, खंड काव्य में जो पात्र होते हैं उनके करेक्टर पूछा जाता है। ठीक है, खंड काव्य उनके पात्र जो होते हैं उनका करेक्टर पूछा जाता है, उसकी जो घटनाएं होती हैं, उनकी कथा वस्तु होती है, उसका सारांश जो होता है वो लगभग पूछा जाता है। और ये आपको निश्चित होता है कि ये कौन हमारी जो खंड काव्य है, कौन सा खंड काव्य है जिसके द्वारा हमसे पूछा जाएगा, ये तो हमें पता ही होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खंड काव्य जो मतलब क्या होता है, अलग अलग खंड काव्य चलते हैं। तो आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में जो पढ़ाया जा रहा हो खंड काव्य, उसे क्या करें, आप तैयारी करें। ठीक है, ये तो थी हमारी खंड का से। ठीक है, खंड का से। ठीक है, तो खंड का में ये 50 नंबर का देखो, आपको काउंट करा दें 50 नंबर का। हिंदी साहित्य में आप कितना भी पढ़ें 3 नंबर तो ला ही सकते हैं। और जो कृतियाँ हैं, इनकी कृतियाँ, एक लेखक 4 नंबर का जैसे कर सकते हैं, और कवि में भी एक 4 नंबर का आप कर सकते हैं। गद्यांशों पद्यांशों पर जो आधारित प्रश्न है, यहाँ पर आप अगर सही कर ले जाते हैं तो 17 से 18 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं। ठीक है, 17 नंबर ही यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। और पंचलाइन, ये कहानियाँ जो आती हैं इसमें 4 नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, और खंड काव्य में भी आप 4 नंबर ही डिनोट कर लें कि हमें 4 नंबर यहाँ पर मिल सकते हैं। तो देखो 5, 10, 15 और 20 और 25। और क्या नाम, वो कवियों की जो रचनाएं थी, इसमें तो एक और रह गया 5 नंबर का, कवियों की रचनाएं, कवियों और लेखकों की रचनाएं एवं लेखकों की रचनाएं, लेखकों की रचना। ठीक है, ये भी हमारा 5 नंबर का होता है, और इसमें आप जो है 3 नंबर ला सकते हैं। तो खंड का के लिए, खंड का में अगर आप इसी रणनीति से आप पढ़ेंगे, इसी रणनीति से अगर तैयारी करेंगे तो आपको देखो 4 और 3 7, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 15, 15 और 4 19, 19 और 3 22, 22 और 17, 22 और 17 39 नंबर। ये आप 39 से 40 नंबर का ये कर सकते हैं। 39 से 40 नंबर ये खंड का में आप ला सकते हैं। खंड का में आप 39 से 40 नंबर ला सकते हैं। वहीं पर खंड खा देखते हैं। खंड खा जो होता है ग्रामर का आता है, हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण इसमें होता है, हिंदी व्याकरण होता है, और संस्कृत से ये पूछा जाता है। ठीक है, खंड खा जो पूछा जाता है हिंदी, उससे पूछा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो संस्कृत में पाठ जो दिए गए हैं उनमें क्या होता है, अनुवाद करने को होता है, उसमें अनुवाद करने को होता है, और ये 7 नंबर का होता है। हिंदी जो गद्य का है और पद्य का, यानी 7-7 नंबर का होता है अनुवाद करने को, इसकी व्याख्या करने को। संस्कृत में जो गद्य होता है, गद्य और पद्य, इनकी क्या होती है, व्याख्या। ये कितने नंबर का होता है, ये भी 7 और ये भी 7 बराबर 14 नंबर का होता है। ये 14 नंबर का होता है। ठीक है, तो इसमें क्या करें आप लोग, इसमें एक आपका है संस्कृत भाषा महात्म्य, संस्कृत भाषा महात्म्य, और है पंचशील सिद्धांता। ये चैप्टर आपके बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इन चैप्टरों को अगर आप पढ़ लेंगे, इन चैप्टरों की व्याख्या आपको, एक और आता है जातक कथा, एक आता है हमारा जातक कथा। इन गद्य के लिए आप क्या करें, संस्कृत भाषा माध्यम, जातक कथा और पंचशील सिद्धांता को अगर आप पढ़ लेंगे तो ये गद्य का यहीं से आपसे पूछ लिया जाएगा, फंस जाएगा आपको। वहीं पर क्या आता है, पद्य में एक आता है, जातक कथा में एक श्लोक दिया हुआ है, और क्या करें, महामान मालवीय और सुभाष रत्नानी, इनके आप क्या करें, इनके जो श्लोक, इनके जो दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लें, इनका अनुवाद सीख लें।
अगर 1-2 बार आप पढ़ेंगे और उनका अनुवाद सीखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और इन 14 नंबर से आप 14 नंबर में आप 10 नंबर तो ला ही सकते हैं। अगर कर जाएंगे तो आप 10 नंबर इसमें बहुत आराम से ला सकते हैं, 10 नंबर बहुत आराम से ला सकते हैं। ठीक है, फिर इसमें नेक्स्ट आता है हमारा लोकोक्तियाँ और मुहावरे, जो 2 नंबर का पूछा जाता है। एक होता है लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियाँ और मुहावरे ये 2 नंबर का आते हैं। ये 1 + 1 = 2। ये 2 नंबर तो बिल्कुल कन्फर्म है, 2 नंबर बिल्कुल कन्फर्म है, आप ले सकते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो आप इसे ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हमारी जो संधियों के बारे में पूछा जाता है। संधि के मतलब संधि में से 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। देखो, संधि से 3 क्वेश्चन बनते हैं, संधि से 3 क्वेश्चन बनते हैं। और संधि आप क्या लोग क्या करें, संधि से 3 क्वेश्चन बनते हैं और तीनों आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में दीर्घ संधि, गुण संधि, ईण संधि और अयार्य संधि दी हुई है। खाली दीर्घ संधि, गुण संधि, ईण संधि और अयार्य संधि दी हुई है। आप लोग क्या करें कि इन्हें अब जो हमारा जो वीडियो पढ़ा है हिंदी व्याकरण का, जो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी व्याकरण में आप संधि वाला जो वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ पर हमने ये एक ही वीडियो में कवर किए हुए हैं इन संधियों को, दीर्घ संधि, गुण संधि, ईण संधि और अयार्य संधि। वहाँ पर आपको हमने ट्रिक के माध्यम से भी बताया है, थोड़ा विस्तृत में भी बताया, चर्चा की है। और आप वहाँ से अगर 1-2 बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल दिमाग में फंस जाएगा। और एक ट्रिक के माध्यम से ही आप यहाँ पर 3 के 3 नंबर पूरे ला सकते हैं, पूरे ले सकते हैं 3 के 3 नंबर। फिर आता है कि संस्कृत में विभक्ति की पहचान। ठीक है, तो संस्कृत में जो विभक्ति की पहचान होती है ये भी 2 नंबर से आती है, 2 नंबर की आती है। बहुत है आराम से, अगर नहीं कर पाएंगे तो 1 नंबर तो आप कर ही सकते हैं अगर पढ़ लेंगे तो। ठीक है, फिर आता है कि हमारा सूक्ष्म अंतर। शब्दों में क्या होता है, अशुद्धियाँ होती हैं, शब्दों में अशुद्धियाँ होती हैं और ऐसी अशुद्धि होती हैं बिल्कुल सूक्ष्म होती हैं। देखने में तो लगेगा दोनों शब्द एक ही से लगेंगे, लेकिन उसमें क्या होता है, अंतर होता है, बिल्कुल ही सूक्ष्म अंतर होता है। तो वो आपको पहचानना है। आप 2-3 बार अगर उन वर्डों को पढ़ेंगे, आपके जो दे रखा है सिलेबस में, आप अगर उन्हें लगातार 2-3 बार अगर पढ़ेंगे तो आप क्या करें, वहाँ से नंबर ला सकते हैं, 2 नंबर ला सकते हैं। फिर आता है, देखो उसमें आता है वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटियाँ, इनके अंतर्गत ये पूछा जाता है। 1-1, 2-2 नंबर के से सारे पूछे जाते हैं। और पूछा रस का, रस में जो है आपके सिलेबस में श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस, वीर रस एवं शांत रस ही है। तो इनमें आपको क्या पूछा, इनकी परिभाषाएं पूछी जाती हैं, इनका जो स्थायी भाव पूछा जाता है, और क्या किया जाता है, कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं और पूछे जाते हैं इसमें कौन सा रस है, तो वो आपको खाली बताना होता है। रस के बाद एक अलंकार आता है। अलंकार में शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार के आपके शब्द अलंकार में इसमें अनुप्रिया, सेमक और श्लेष अलंकार के बारे में आपके सिलेबस में, और अर्थ अलंकार में जो है उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा के बारे में आपको बताया गया है। तो जितना ये इसमें ग्रामर दिया गया है, तो आप लोग क्या करें कि हमारे चैनल की में एक जो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है हिंदी व्याकरण की, और हिंदी व्याकरण के अलावा और भी हमारे चैनल में कोर्स चलते हैं। उन कोर्सों में अगर हिंदी व्याकरण का अगर कहीं पर भी हिंदी व्याकरण के कई सारे वीडियो पड़े हुए हैं हिंदी व्याकरण के नाम से, तो वहाँ पर सारा कुछ आपको बिल्कुल डिटेल में, शॉर्ट में और ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो आप क्या करेंगे, तो ये आपके जो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 10, 12 और 14 नंबर का जो ग्रामर जो, और 14 लोग जो ग्रामर है, 3, 2, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 नंबर का ये ग्रामर। हमें तो नहीं लगता है कि आप 19 में से 18 लाएं। हमें तो ग्रामर ही एक ऐसी सिलेबस आपका इसमें टॉपिक है, ग्रामर हर किसी में, कि चाहे वो ग्रामर इंग्लिश का हो, चाहे वो ग्रामर हिंदी का हो, ग्रामर ही एक ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर आप पूरे
50 में से 50 नंबर जितने का पूछा जाता है उतने में से उतने नंबर ला सकते हैं, और एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं होता है इसमें ग्रामर में। तो आप ग्रामर क्या करें आप, और ग्रामर क्या होती है अगर आप पढ़ लेंगे तो एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगी। और हमारी जो भी वीडियो पढ़ी हैं वो बिल्कुल व्याख्या में व्याख्यात्मक पे भी पढ़ी हैं और ट्रिक के माध्यम से पढ़ी हैं। अगर आपको टाइम कम है तो ट्रिक के द्वारा आप अगर पढ़ लेंगे तो पेपर में जाके आप कर सकते हैं। इतना तो हम बता सकते हैं, भरोसा भी दिला सकते हैं कि आप अगर ट्रिक के माध्यम पढ़ लिया तो वो आप कर सकते हैं। फिर आता है हमारा एक, इसका आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन 6 नंबर का पूछा जाता है। पत्र लेखन ये 6 नंबर का पूछा जाता है। तो पत्र आप लिखना सीख लें, पर पत्र लिखना कैसे किया जाता है, ठीक है। आवेदन पत्र कैसा होता है, बैंक के लिए कैसे पत्र लिखा जाता है, अपने गांव और नगर की सफाई के लिए कैसे पत्र लिखते हैं, अपनी फीस माफी के लिए कैसे पत्र लिखते हैं। ये आप 2-3 टाइप के पत्र हैं, उनका खाली सैंपल सीख लीजिए। कौन सा वर्ड कहाँ पर कैसे लिखा जाता है, उसका जो लिखने का तरीका है खाली वह सीख लीजिए। और उसके अंदर जो भाषा है वो जो पत्र लिखा जाता है वो कम भाषा में लिखा जाता है, कम शब्दों में अपनी पूरी बात कहनी होती है उसमें, ठीक है। फिर एक आता है हमारा निबंध आता है, ठीक है। फिर आता है हमारा निबंध। तो निबंध जो आता है वो हमारा 9 नंबर का होता है। निबंध हमारा 9 नंबर का होता है, ठीक है। निबंध हमारा 9 नंबर का होता है। तो ये तो था हमारा पेपर। तो इस पेपर में आपको जो निबंध जैसे 9 नंबर का आता है, तो निबंध अगर आप लिखेंगे कितना भी लिखें आपको 7 नंबर तो आ ही सकते हैं। यहाँ पर निबंध में 7 नंबर आ सकते हैं। और पत्र लेखन में 5 नंबर, पत्र लेखन में 5 नंबर। और जो हिंदी का ग्रामर दिया हुआ है, हिंदी की जो ग्रामर यहाँ से दिया हुआ है ये 20 नंबर का ग्रामर है। और यहाँ पर आप अगर ठीक ठाक पढ़ लें तो 18 नंबर कहीं नहीं आपके गए हुए हैं, 18 नंबर कहीं आपके नहीं गए हुए हैं। तो इस हिसाब से आप तैयारी करिए। कोई ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ज़्यादा आपको दिमाग पर अपना बोझ डालना है कि जिससे कि हम क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, ये आपको नहीं करना है। एक रणनीति के हिसाब से आप पढ़ें और थोड़ी फास्ट पढ़ें। बाकी आप हमारी वीडियो देख ले तो जिससे कि आप क्या करें, हिंदी में 80+ नंबर ला सकते हैं। 80+ नंबर ला सकते हैं। 80+ नंबर ले ही आएँ तो ज़्यादा ही बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि आप जो पेपर दे रहे हैं तो इसमें क्या होता है कि आपकी जो मार्कशीट छपेगी तो उसमें जितने भी नंबर आप लाएंगे वो नंबर आपके पूरी होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी में वही नंबर रहेंगे। कभी आपको नंबर ये सोचो कि हम आज के बाद दोबारा जब पेपर हो, मतलब दोबारा दे के बढ़ा लें नंबर, तो कभी भी आप उस मार्कशीट में नंबर नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आप क्या करें, ध्यान से पढ़ें, चीज़ों को अच्छी तरीके से पकड़ें, जिससे कि नंबर आपके अच्छे नंबर आएँ। अच्छे नंबर ही आएंगे और अच्छी मेरिट बनेगी तो आप अच्छी जगह भी कहीं जा सकते हैं, अच्छी जगह आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि आज का समय कंपटीशन का बहुत समय है, कंपटीशन का, और बच्चे क्या बहुत तैयारी करते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपने नंबर 80+ करके लाएँ। 80+ करके जितने भी नंबर बच्चों के आएंगे वो उनके लाइफ के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। और आप जो हिंदी व्याकरण की जो इसमें जो आपका व्याकरण है वो आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखिए तो आपको ज़्यादातर आपको उसमें कर पाएंगे ठीक से, ठीक है। बाकी आपको लिए कोई भी समस्या किसी भी जो भी हमने बताया किसी में आपकी हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। पेपर से पहले आपको वो पूरा सॉल्यूशन आपको व्याख्यात्मक ट्रिक के माध्यम से हर तरीके से आपको देने की कोशिश की जाएगी और करेंगे आपको, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।